हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिन और सर्जरी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हम अपनी इस वीडियो में मेनली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इसके अंदर मेनली सोडियम कंडीशंस को शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द आयंस, इलेक्ट्रिकली एक्टिव आयंस प्रेजेंट बोथ इन द एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. So these can be in the form of cation or anion. We have intracellular fluid. Mainly here potassium is the main component. Similarly in the extracellular fluid, sodium is the main component. So what are the other components than these? Potassium, magnesium and phosphate are present intracellularly. Similarly, calcium and chlorine along with sodium are present in extracellular fluid. So what are the major roles? What are their functions in the body? So electrolytes do mainly body water balance, एसिड बेस रेगुलेशन, एंजाइम को रिएक्ट करवाना एंड न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी. बॉडी वाटर रेगुलेशन इज मेनली द वर्क ऑफ सोडियम, क्योंकि जहाँ जहाँ सोडियम मिलता है वहीं वहीं हमारा पानी आता है. हम कह सकते हैं सोडियम हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड हेल्प द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, हाइड्रोजन फ्रॉम द बॉडी. सो एसिड बेस रेगुलेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट, द न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी. We know in the nerves, in the muscles and in the neuromuscular junction, electrolytes maintain the membrane in polarized या depolarized state. So ये polarization, depolarization होने की हेल्प से हमारा सेल कोई भी काम करता है या कंडक्शन करता है हमारे इलेक्ट्रिकल करंट का. सो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. हम इनको मेजर कैसे कर सकते हैं? सो इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर करने का है वेट एंड द कंबाइनिंग पावर. वेट हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में एंड पावर, कंबाइनिंग पावर को हम मिली इक्विवेलेंट में मेजर करते हैं. सो मिली इक्विवेलेंट इट इज वेरी कॉमन इन मेडिसिन. सो सोडियम इम्बैलेंस. सोडियम इम्बैलेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, हाइपरनेट्रीमिया एंड द हाइपोनेट्रीमिया. जब सोडियम का लेवल बॉडी में लो होगा तो हाइपोनेट्रीमिया होगा. इससे हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, उस सेल के अंदर हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन में एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा डिक्रीज हो जाएगा. इन रिटर्न द इंट्रासेलुलर, रिलेटिव इंट्रासेलुलर जो सोडियम होगा वो इंक्रीज होगा. एंड हमने अभी बात की थी कि पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है हमारे सोडियम के पास. तो रिलेटिवली जब इंक्रीज अंदर हुआ है, इंट्रासेलुलरली इंक्रीज हुआ है, तो वाटर हमारा एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से एक जो इंपॉर्टेंट चीज है स्वेलिंग, सेल की स्वेलिंग देखने को हमें मिलती है हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन में. इन कंट्रास्ट टू इट, जब हम हाइपरनेट्रीमिया की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम इंक्रीज हुआ है. एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम विल ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल एंड सेल श्रिंकिंग देखने को मिलेगी हमको. सो नेक्स्ट दोस्तों, ये रेगुलेशन ऑफ सोडियम बैलेंस कौन करता है? तो हमारी बॉडी में गॉड ने हमें किडनी दी है, एक नहीं दो दी हैं, जिनकी हेल्प से हमारा सोडियम का बैलेंसिंग होती है. तो अब किडनी हैज टू मैकेनिज्म्स. With the help of RAS and with the help of antidiuretic hormone, our kidney tries to balance the sodium in the body. What it does? RAS होता है हमारा renin angiotensin aldosterone system. That is, it promotes the renal tubules to reabsorb sodium and water both. ये सोडियम और पानी दोनों का reabsorption बढ़ाएगा. बट एंटीडायरेटिक हार्मोन ये भी रीनल सेल्स पे एक्ट करता है जाके, लेकिन ये पहले रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से and acts on the distal tubules of the kidney and reabsorb only water. तो सिर्फ पानी का रीअब्जॉर्प्शन करवाना है तो एंटीडायरेटिक हार्मोन हेल्पफुल है, लेकिन सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में एल्डोस्टेरोन हेल्पफुल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट, द हाइपोनेट्रीमिया हम पहले पढ़ते हैं. बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया पहले पढ़ने का रीजन ये है क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है. मोस्टली जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया के ही आते हैं. तो उन पेशेंट्स को ट्रीट करना, उनको अप्रोच करना हमारी पहली प्राथमिकता है. तो हाइपोनेट्रीमिया की डेफिनेशन है क्या? जब सोडियम लेवल 135 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा तब हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे. नेक्स्ट, सम नॉर्मल वैल्यूज like the sodium in the body is 135 to 145, we have already discussed. Now the plasma osmolarity, it is 285 to 295 milliosmol per liter. Look at the unit, milliosmol per liter, 285 to 295. So what are its significance? ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो अभी हम अपनी कुछ फर्दर स्लाइड्स के अंदर इसको डिस्कस करते हैं. तो हाइपोनेट्रीमिया हम जान चुके हैं, जब 135 से
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा सोडियम हाइपोनेट्रीमिया। बट व्हाट इज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक? तो हमने अभी भी बात की है जो प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी है, प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी नॉट ओस्मोलैरिटी। तो जो सोडियम होता है जब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है तो वो अफेक्ट करेगा हमारे ब्लड को, दैट इज प्लाज्मा की ओस्मोलैलिटी को। तो प्लाज्मा की ओस्मोलैलिटी भी अल्टर हो जाएगी। इसके अल्टर होने के 3 वेज हैं। सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया के साथ हमें हाइपोटोनिया देखने को मिल सकता है। अदर कंडीशंस कैन बी हाइपरटोनिया एंड आइसोटोनिया बेस्ड ऑन द प्लाज्मा ओस्मोलैलिटी लेवल। सो लेट्स लुक एट इट्स कॉजेज। तो कॉजेज को हम किसी भी चीज के कॉजेज को हम 2 टर्म्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा सोडियम कम हुआ है प्लाज्मा के अंदर, तो हम बोल सकते हैं या तो हमारा इनटेक कम हुआ है या फिर हमारा एक्सक्रीशन इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले लॉस इंक्रीज होना, दैट इज एक्सक्रीशन हमारा इंक्रीज हो गया है सोडियम का। उसमें हमारा आ सकता है एक्सेसिव डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, स्पोर्टमैन्स हैं उसमें ये देखने को मिल सकता है। सेकेंडली हमारा जीआई के थ्रू ड्रेनेज हो रहा है, कोई हमारा फिशुला बन गया है बॉडी के अंदर तो वहां से ड्रेनेज इंक्रीज हो गया। वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग डायरिया, इनके थ्रू हमारा जो वाटर है वो निकल गया बॉडी से एंड सोडियम भी निकल गया। एंड सिमिलरली रीनल कॉजेज एंड डायरेटिक। नेक्स्ट हमारा इसको याद रखने के लिए जो इंक्रीज एक्सक्रीशन है याद रखने के लिए 4 डीज हमने निमोनिक बनाया, जिनमें पहले डायरेटिक्स, डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड ड्रेनेज फिशुलाज के थ्रू या फिर एनजीटी। नेक्स्ट वी कम टू इनएडिक्वेट, जो हमारा डाइटरी फैक्टर है कि हम ले ही सोडियम कम रहे हैं तो लो सोल्ट डाइट ले रहे हैं हम। थर्डली हमारा आ सकता है डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम की डाइल्यूशन हो गया है, एज लाइक एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स या रीनल फेलियर या हाइपर ग्लाइसीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यहाँ पर जो हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, जब एक बात याद रखना दोस्तों, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उसके साथ साथ सोडियम लेवल डिक्रीज होता है। तो एवरी 100 mg% increase in blood sugar can lead to 1.6 milli equivalent decrease in sodium. Hope you understand. Then congestive heart failure. These congestive heart failure, cirrhosis, nephrotic syndromes, chronic kidney disease, all these can lead to hyponatremia condition. So let's summarize this. तो अभी हमने बात की थी हाइपोनेट्रीमिया एलोंग विद हाइपोटोनिया, जिसमें हमने एक प्लाज्मा का फैक्टर दिखाया था और सोडियम हाइपोनेट्रीमिया भी शो किया था। अब हम कुछ कंडीशंस पे आते हैं कि बॉडी के फ्लूइड में भी हमारा इफेक्ट हो रहा है एलोंग विद हाइपोनेट्रीमिया। तो इसको हम 3 कंडीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपोवोलीमिया एलोंग विद हाइपोनेट्रीमिया, सेकेंडली यूवोलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, थर्डली हाइपरवोलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। इनको ऐसे जान सकते हैं कि टोटल बॉडी वाटर अगर डिक्रीज हुआ है अलोंग विद टोटल बॉडी सॉल्ट भी डिक्रीज हुआ है तो हाइपोवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। सेकेंडली यूवोलिमिक हमारा तब होता है जब टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज हुआ है अलोंग विद टोटल बॉडी सॉल्ट नॉर्मल है। एंड द थर्ड कंडीशन टोटल बॉडी वाटर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, डबल एरो, एंड टोटल बॉडी सॉल्ट थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो जीआई कॉजेज हो सकते हैं पहले के, और रीनल कॉजेज हो सकते हैं। जीआई कॉजेज के अंदर डायरिया एंड वॉमिटिंग, एंड रीनल कॉजेज के अंदर हमारा सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम, डायरेटिक एक्सेस एंड एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज में दोस्तों हमारा एल्डोस्टेरोन इन लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सोडियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। हमने अभी पढ़ा था एल्डोस्टेरोन का काम होता है, रास सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि सोडियम एंड वाटर दोनों का रिटेंशन, दोनों का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सो हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? अगर जीआई कॉजेज हैं तो ओआरएस दे सकते हैं या फिर आरएल बॉडी फ्लूइड देते हैं, या फिर सेकेंडली हम अब आते हैं यूवोल्यूमिया के ऊपर। यूवोल्यूमिया के हमारे कॉजेज हो सकते हैं एसआईएडीएच, एसआईएडीएच हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हमारा नोजिया वॉमिटिंग उनको कॉमन होता है, और एनेस्थेटिक ड्रग्स भी हमने दिया है जिनके स्टिमुलेशन से हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवा देगा, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाता, ओनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिससे हमारी डाइल्यूशनल स्टेट हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो वही हमने ऊपर लिखा था कि टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज हुआ है और टोटल बॉडी सॉल्ट हमारा नॉर्मल है। थर्ड आ सकता है एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, हमारा मैराथन रनर्स हैं, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, या फिर बियर पोटोमेनिया की बहुत ज्यादा बियर पसंद है, बियर हमारा वाटर को रिटेंशन करवाती है बॉडी के अंदर, तो जिससे हमारा हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। एंड द सिक्स्थ वन इंपोर्टेंट इज हाइपोथायरॉइडिज्म। इसका हमारा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड डाइट देनी है दोस्तों, क्योंकि हमारा टोटल बॉडी वाटर ऑलरेडी इंक्रीज है, ठीक है। और दूसरा हम यूज कर सकते हैं वेप्टन, जो हमारा वीटो ब्लॉकर है, स्पेशली हम ये यूज करेंगे एसआईएडीएच के केस में। तो ये जो एसआईएडीएच है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये होता है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेसिस। ये
कई रीजन से हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रीजन एज लाइक जिनसे जिनसे हमारा एज लाइक मेनिंजाइटिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, एनसेफेलाइटिस, दीज ऑल कैन लीड टू ब्रेन एब्सेस, और वो ब्रेन एब्सेस हमारा बॉडी से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम को वहां पे इकट्ठा कर देगा एंड हमारा इम्बैलेंसिंग क्रिएट कर देता है। सिमिलरली नाउ कम टू हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया के अंदर टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज्ड है और टोटल बॉडी सॉल्ट इंक्रीज्ड है। इसकी सिचुएशंस हमारी देखने को मिलती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सबसे मिलके एसाइटिस जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट डायूरेटिक्स, बट अगर हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज आया है तो सबको हम दे सकते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन, बट क्रोनिक किडनी डिजीज भी यहाँ पर थाइजाइड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर रिस्क फैक्टर्स, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमारा वॉमिटिंग डायरिया ज्यादा हो रहा है, कार्डियक या रीनल डिसऑर्डर है किसी बंदे को, या फिर एडिशंस डिजीज है, या फिर क्लाइंटोन डायरेटिक, कोई भी बंदा पेशेंट हमारा डायरेटिक पे है। फर्स्ट पॉइंट, एल्डरली एंड चिल्ड्रन। ये बच्चों और एल्डरली में, क्योंकि वो अपनी केयर खुद ढंग से नहीं कर सकते, कब पानी पीना है उनको इतना नहीं पता होता, जिससे उनको इम्बैलेंसिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारा कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हमने लिया, उसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन सोडियम की डिक्रीज हो जाएगी। इसकी इन रिटर्न क्या होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर का ग्रेडियंट है जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा ओस्मोलैलिटी पे डिफरेंस पड़ेगा, ओस्मोलैलिटी चेंज हो जाएगी। इन रिटर्न द ओस्मोसिस विल अकर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से शिफ्ट हो जाएगा इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ वाटर। तो हमने बात की थी सेल स्वेलिंग देखने को मिलती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि सेल स्वेलिंग देखने को मिलती है हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन में। वहीं हम हाइपरनेट्रीमिया पढ़ते हैं तो सेल श्रिंकिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लेस सोडियम प्रेजेंट टू मूव अक्रॉस द एक्साइटेबल मेम्ब्रेन, सो पोलराइज्ड स्टेट होती है वो डीपोलराइज नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा सोडियम कम है। सो पेशेंट लिथार्जिक वगैरह होने वाला है इस कंडीशन में, हम आगे देखेंगे। डिलेड मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन हमने देखा हाइपोनेट्रीमिया में। देन फर्दर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, इनके भी इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि फ्लूइड इधर से उधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन अगर ये अनकरेक्टेड हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया है कि फ्लूइड भी कम है, तो शोक जैसी कंडीशन एराइज होगी दोस्तों, और शोक और कन्वर्जन कोमा में हमारी कन्वर्ट हो सकती है ये सिचुएशन। ओके, देन द अनकरेक्टेड हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, बॉडी के अंदर ऑलरेडी फ्लूइड है तो CSF वॉल्यूम एक्सेस है हमारा, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। ये एडिमा भी काफी खतरनाक है। अगर ये हमारा ब्रेन सेल्स में एडिमा होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा। एनीमिया जो कंडीशन होती है दोस्तों सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन टिश्यू को। वो कैसे, क्योंकि स्कल इज अ क्लोज्ड कैविटी, तो यहाँ पे एडिमा होगा तो कंप्रेशन सिम्टम्स आने लगेंगे, जिससे हमारा सेरिब्रल एडिमा जो हुआ है उससे कंप्रेशन सिम्टम्स आने लगेंगे। तो हमारी जो मैनिफेस्टेशंस मींस साइन एंड सिम्टम्स हैं वो मेनली न्यूरोलॉजिकल रहते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं, तो नोजिया वॉमिटिंग होगा जिसकी वजह से, लिथार्जी, headache, confusion, seizures, coma, these are all neurological symptoms that will be seen in the hyponatremia condition. अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे ऐसे पेशेंट्स का, तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री, करंट मैनिफेस्टेशन क्या है, क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमने अभी पीछे किए हैं, एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, कोई ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, एल्डरली तो नहीं है, उसको कहीं कंजेस्टिव फेलियर तो नहीं है, या रीनल डिजीज तो नहीं है। देन चीफ कंप्लेंट हम उसकी जानेंगे। देन द लैब डायग्नोसिस के अंदर, लैब डायग्नोसिस के अंदर हम सीरम सोडियम देखते हैं, यूरिन सोडियम देखते हैं, और सीरम ऑस्मोलैरिटी। तो हमें पता है 135 से कम मिलेगा और 40 से कम मिलेगा यूरिन सोडियम। सीरम ऑस्मोलैरिटी हमारी नॉर्मल वैल्यू 285 to 295 थी। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे बंदे का। दो सिचुएशंस है दोस्तों। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट है, एक्यूट सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे। अगर मॉडरेट हाइपोनेट्रीमिया है, मॉडरेट मींस 120 to 135 मिली इक्विवेलेंट, देन वी विल गिव द IV नॉर्मल सेलाइन, दैट इज 0.9% नॉर्मल सेलाइन, NaCl, या फिर RL यूज कर सकते हैं। एंड इन हाई हाइपोनेट्रीमिक पेशेंट्स, दैट इज 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम है हमारा सोडियम, तो हमारा सिचुएशन ड्रेस्टिक हो सकती है। इसमें सीजर्स, कोमा ये आने के चांसेस रहते हैं। तो हम कंसंट्रेटेड सेलाइन सॉल्यूशन यूज करेंगे, दैट इज 3% नॉर्मल सेलाइन, देन 3% सोडियम क्लोराइड। हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया अगर है तो डायरेटिक्स देंगे, SIADH है हम पहले ही देख चुके हैं, वेप्टान्स देंगे। अगर यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया है तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इसको ट्रीटमेंट को समराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोनेट्रीमिया
कि 3 सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं। टोटल बॉडी वाटर हमारा रिड्यूस्ड है और सोडियम भी रिड्यूस्ड है। तो ये कहने का मतलब हमारी हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मींस असिम्प्टोमेटिक अगर है तो आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन देंगे, दैट इज 0.9% NaCl। तो अगर हमारे पास यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया है, इट मोस्टली अकर ड्यू टू सेकेंडरी टू SIADH सिंड्रोम। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, मॉडरेट सिम्टम्स के साथ आ सकता है या फिर सीवियर सिम्टम्स के साथ आ सकता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यू वॉल्यूमिक कंडीशंस है, ये हम बात कर चुके हैं। अगर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन डाइट फेल होती है तो हम उसको वेप्टान्स देने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल हमारा टोल वेप्टान्स। देन मॉडरेट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे पेशेंट को, 3% नॉर्मल सलाइन एंड साथ साथ हम वेपनान देंगे। देन सीवियर सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट आता है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे उसको, ये ऑब्वियस है। देन हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं कि अगर सोडियम लेवल इतना है तो कितना हम करेक्ट करेंगे। ये हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी WHO की गाइडलाइंस हैं कि हमें किसी पेशेंट को एकदम से करेक्ट नहीं करना है। जितना लो है उससे सिर्फ 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमको करेक्शन करनी होती है। सो लेट अस लुक एट दिस, व्हाट आई मीन टू से। अगर सोडियम डेफिसिट का फॉर्मूला देखें तो टोटल बॉडी वाटर इनटू डिजायर्ड सोडियम माइनस एक्चुअल सोडियम। एक्चुअल सोडियम हमारा वो है जो अभी अभी हमने किसी पेशेंट का, इमरजेंसी में आए पेशेंट्स का हमने टेस्ट के थ्रू कैलकुलेट किया है। डिजायर्ड हमारा हमेशा 8 वैल्यूज प्लस में होती हैं इससे। सो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ अ पेशेंट कम टू अवर OPD विद एन सोडियम लेवल ऑफ 122 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, व्हाट वी विल डू, we will not correct him up to the 135 level, but we will correct him 8 plus to the actual value, that is 122 plus 8, that is 130 is for 1 hour। हमारी जो करेक्शन टारगेट करेक्शन वैल्यू है वो 138 होगी। होप यू अंडरस्टैंड वेल नाउ। तो हम इसको टोटल बॉडी वाटर इनटू 8 कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा 8 तक ही करेक्शन कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो फॉर्मूले में टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करने के लिए हमको वेट ऑफ दैट पर्सन इनटू 0.5 या 0.6 अकॉर्डिंगली। सो 0.5 वी टेक फॉर फीमेल्स एंड 0.6 फॉर मेल्स। हम फीमेल्स का कम इसलिए लेते हैं क्योंकि फीमेल्स के अंदर फैट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। सो हाइपरनेट्रीमिया क्या है, जब हमारा सोडियम प्लाज्मा लेवल एक्सीड कर जाएगा 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा। सो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। अगेन कॉजेज को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, ये एक सोडियम की एक्सीडिंग वैल्यू है, तो इसमें या तो इनटेक ज़्यादा होगा या फिर एक्सक्रीशन कम होगा। तो नाउ लुक, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी एक्ट करती हैं किडनी के ऊपर और हमारे वाटर रीअब्जॉर्प्शन फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे एक्सक्रीशन ऑफ वाटर बढ़ेगा तो हमारा सोडियम लेवल खुद ब खुद हाई हो जाएगा क्योंकि डाइल्यूशन खत्म हो गया है। सिमिलरली इन द रीनल डिजीज एंड द कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में हम जो कोर्टिसोल लेवल है किडनी के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। सिमिलर टू कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। नाउ इंक्रीज सोडियम इनटेक या डिक्रीज वाटर इनटेक, ये हम देख चुके हैं। इसकी इटियोलॉजी अल्टर्ड थ्रस्ट या फिर इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू थ्रस्ट सेंसेशन, हम पानी कम पी रहे हैं। डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ADH, ADH का काम था वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवाना। ADH कम है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे हमारा सोडियम का लेवल खुद ब खुद बढ़ जाएगा प्लाज्मा के अंदर। नाउ एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो हमने स्वेटिंग को दोनों टर्म्स में देखा है, हाइपरनेट्रीमिया के लिए भी और हाइपोनेट्रीमिया के लिए भी इटियोलॉजिकल फैक्टर था ये। ऐसा क्यों है, तो सोडियम जब पहले स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग के साथ सबसे पहले पानी निकलना स्टार्ट होता है बॉडी से। अगर पानी निकलेगा तो पहले हाइपरनेट्रीमिया होगा। भाई अगर पानी बॉडी से बाहर जा रहा है तो अंदर खुद ब खुद सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, रिलेटिव बढ़ जाएगा। लेवल तो नॉर्मल है बट वाटर कम होने से इसकी जो रिलेटिव वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन कुछ टाइम तक ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, अब एक मैराथन रनर भाग रहा है, कुछ देर बाद उसके जो अंदर से सोडियम है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा पानी के साथ, तो उसको हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन भी होने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए स्वेटिंग दोनों का एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है। देन कम्स द डायरिया। डायरिया इज सिमिलर हेयर एंड देयर, तो पहले पानी निकलेगा उसके बाद सोर्स भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ वी कम टू ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जैसे या ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं
या फिर IV नॉर्मल सेलाइन, ये सब हमने ज़्यादा दे दिया, 3% या 5% सोडियम क्लोराइड किसी को फ्लूइड इंसर्ट कर दिया, तो इन सब से भी हमारा सोडियम लेवल इंक्रीज हो सकता है अंदर। नाउ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन का काम था सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना। अब जब ये ज़्यादा होगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा, जिसकी वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इसके कॉजेज को हम कैसे याद कर सकते हैं? हम याद कर सकते हैं एक मॉडल टर्म्स में, एज लाइक मॉडल से मेडिकेशन या फिर मील हमारा इनएडिक्वेट है, या फिर ऑस्मोटिक डायलिसिस है, डायबिटीज इंसिपिडस मतलब हमारा पॉलीयूरिया, जिसके अंदर वैसोप्रेशन ढंग से काम नहीं करता और हमको पॉलीयूरिया होता है। वाटर का ज़्यादा लॉस है तो सोडियम का अमाउंट खुद ब खुद इंक्रीज होगा। एक्सेसिव वाटर लॉस, ई से, एंड एल से हम याद रखेंगे लो वाटर इनटेक। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी? सबसे पहले इंक्रीज हुआ है सोडियम कंसंट्रेशन इन द ईसीएफ, तो ऑस्मोलैरिटी के राइज होगा, हम देख चुके हैं हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में। नाउ वाटर लीव्स द सेल बाय ऑस्मोसिस एंड एंटर द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब हमारा हुआ क्या है, पिछले वाली सिचुएशन में सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा था, रिलेटिव ज़्यादा था, सिर्फ एक्चुअल नहीं होता, लेकिन इस बार सेल के बाहर ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, अंदर का जितना भी वाटर है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और सेल की श्रिंकिंग होनी चाहिए इसकी वजह से। सो लेट्स लुक एट दिस। इससे हमारा हुआ क्या है, दो फैक्टर, डाइल्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड सेल्स आर वाटर डिप्लीटेड। सेल्स आर वाटर डिप्लीटेड मीन्स सेल की श्रिंकिंग स्टार्ट होगी, क्लिनिकल सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। नाउ increase sodium concentration in the ECF will suppress the aldosterone secretion, that is एल्डोस्टेरोन हमारा रास की मदद से आ रहा था, रास सिस्टम जो हमने पढ़ा था। रास सिस्टम हमारा एक्टिवेट कब होता है, जब सोडियम कम होता है हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल्स के जो पास आर्टरीज होती हैं उनके अंदर। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर सोडियम लेवल ज़्यादा होगा तो हमारा जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वो इसको सेंस नहीं करेंगे और रास सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, फर्दर सोडियम का एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम ही सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन था, तो ये दोनों का एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा ये बॉडी। एंड सेकेंडली हमारा यहाँ से थर्स्ट मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाएगा कि बॉडी को लगेगा हमारे अंदर पानी की कमी है, ज़्यादा पानी पियेंगे, इंक्रीज द वाटर इनटेक। सो इंक्रीज द वाटर इनटेक एंड सोडियम एक्सक्रीशन आर द बॉडी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। बॉडी हमारी खुद कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है, सोडियम का एक्सक्रीशन एंड पानी का इनटेक। Now clinical manifestations similar to hyponatremia. Hypernatremia will also show the neurological manifestations, that is lethargy, weakness, irritability. अब आप सोच रहे होंगे lethargy, जब हम हाइपोनेट्रीमिया की बात कर रहे थे lethargy उधर भी था, तो यहाँ पर lethargy क्यों है? सोचने से ऐसा लगता है कि ये तो मतलब एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए हाइपरनेट्रीमिया, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे फंक्शन ऑन द पोलराइज्ड एंड डिपोलराइज्ड स्टेट ऑफ देयर सेल्स। सो जब हमारा सोडियम का इम्बैलेंस, वो चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर हो या इंट्रासेलुलर हो, दोनों ही सिचुएशन में हमारा डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, नर्व एंड मसल फंक्शंस, हमारी फिजियोलॉजी बिगड़ती है, जिसकी वजह से लिथार्जी होगी, सिमिलर वीकनेस, इरिटेबिलिटी, देन द सीजर्स, कोमा, डेथ, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ये सब हमारे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया के अंदर सेल स्वेल हो रहा था, ब्रेन का जो सेल थे वो स्वेल हो रहे थे, कंप्रेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर श्रिंकिंग हो रही है। श्रिंकिंग की वजह से कई टर्म्स में देखा गया है कि हिमेटमा या फिर हेमरेज होने के भी चांसेस रहते हैं हमारी ब्रेन की आर्टरीज के। सो डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मसल ट्विचिंग, ड्राई एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारा मुंह है काफ़ी सूखा सूखा रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर है हमारा जो प्लाज्मा हाइपर सोडियम की वजह से उसको सक कर लेगा। इसके सिम्टम्स, सो कॉग्निटिव चेंजेस, सडन एंड सीवियर थ्रस्ट, ये देख चुके हैं। मूड चेंजेस, फैटिग, वीकनेस, लेथार्जी, एबनॉर्मल हार्ट बीट रिदम्स। सो यहाँ पे एरिथमियाज भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम हाइपरनेट्रीमिया के साइन एंड सिम्टम्स को लर्न करने का तरीका हम कर सकते हैं। सेल्फ टायर्ड, जो पेशेंट होगा वो काफ़ी लिथार्जिक होगा, तो हम बोल सकते हैं सेल्फ टायर्ड। एस से स्किन फ्लस्ड, एजिटेटेड एंड लो ग्रेड फीवर होगा उसको। एल से लो ग्रेड फीवर हम मान सकते हैं। देन एफ से फ्लस्ड स्किन, टायर्ड से थ्रस्ट ज़्यादा होगी, हम पढ़ चुके हैं। इंक्रीज बीपी भी होगा एंड फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगा। जब सोडियम होगा उसके साथ साथ वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है। आर से रेस्टलेसनेस रहेगी। फेरल एडिमा देखने को मिलेगा, जो कि एक पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा होता है। देन decrease urine output and dry mouth. Lab diagnosis. So for the lab diagnosis,
First of all, we will check the serum sodium. It will found be more than 145 milliequivalent per liter. Now यूरिन सोडियम, तो हम दो टर्म्स हमने हाइपोनेट्रीमिया के अंदर भी पहले सीरम के अंदर सोडियम लेवल चेक किया था, देन यूरिन के अंदर सोडियम लेवल चेक किया था, वहां पर यूरिन था 40, यहाँ पर था 220 से ज़्यादा। देन इसका मैनेजमेंट में हम सबसे पहले विड्रॉ करेंगे जो हमारा कोज है या फिर उसको करेक्ट करेंगे मेडिकली। तो विड्रॉ क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे पहले हमारा कॉजेज हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो, या फिर हमारा हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हो, या फिर हाइपर कैलीमिया या डायरिया भी हो सकता है। नाउ इन एसिम्प्टोमेटिक हाइपरनेट्रीमिया ओनली लिबरल वाटर इनटेक। जी हाँ, अगर हमारा सिचुएशन एसिम्प्टोमेटिक है, कोई हमारे पास क्लिनिक में आया है कि पेशेंट अभी तक ठीक है, बस हमने टेस्ट कराया था, तो डॉक्टर साहब इसका हम क्या करें, क्योंकि ये 145 से ऊपर आया है इसका सोडियम, तो अब हम क्या करें? तो आप उसको कहिए सिर्फ आप धीरे धीरे पानी पिलाइए पूरे दिन, कोई ट्रीटमेंट या मेडिकेशन की नीड नहीं है। बट अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट आता है आपके पास तो क्या करेंगे? नाउ ओरली या फिर हम 5% डेक्सट्रोज की फॉर्म में। और अगर आपके पास बीपी का पेशेंट है, हाई बीपी है उसको, तो हम नॉर्मल सलाइन देते हैं 1/4 या 1/2 कंसंट्रेशन में। नाउ द एडिशनल थेरेपी इज गिवन टू डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट। इन डायबिटिक इंसिपिडस हमारा वैसोप्रेसिन रिलीज ही नहीं होता ब्रेन से, तो बाहर से वैसोप्रेसिन देंगे। नाउ इन द पेशेंट्स वी हैव एनडीआई मीन्स नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, thiazides will be introduced in them, or we can give NSAIDs, but here NSAIDs is not the regular use drug. हम NSAIDs यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स के अंदर, थायजाइड्स हमारा मेन ट्रीटमेंट फोकस ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है। डोंट करेक्ट द सोडियम एट वंस मोर देन 10 मिलीक्वेलेंट पर डे। हमने सिमिलर सिचुएशन देखी थी हाइपोनेट्रीमिया में भी। ब्रेन के एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हम एकदम से करेक्ट नहीं करते पेशेंट को, तो जितनी उसकी वैल्यू आई है, मान लीजिए एक 170 या 165 मिलीक्वेलेंट सोडियम लेवल के साथ एक पेशेंट आया है हमारी क्लिनिक में, तो हम 165 माइनस 10 मीन्स 155। यस, तो 155 मिलीक्वेलेंट तक हम ट्रीट करेंगे विद इन 24 आवर्स। ये 24 आवर्स की वैल्यू होती है। अगर आपसे कोई 12 आवर्स की पूछता है तो इसका हाफ करके 5 मिलीक्वेलेंट पर 12 आवर्ली आप बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम करेक्शन के लिए हम क्या देते हैं? टोटल बॉडी वाटर इनटू सोडियम एट दैट प्रेजेंट स्टेटस क्या है सोडियम का? -140/140। इसकी यूनिट निकल के आएगी लीटर पर डे। सो इसी के साथ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए आपको मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। एक 60 kg फीमेल है, एथलीट, मैराथन रनर है, कोलैप्स हो जाती है बिफोर फिनिशिंग द रेस। नाउ ऑन एग्जामिनेशन सोडियम लेवल इज 120 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर एंड कैलकुलेट द सोडियम करेक्शन ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आपके पास ये हाइपोनेट्रीमिया का केस है, इसको कितना करेक्ट करना है आप मुझे करके बताइए। एंड सेकेंडली 60 kg फीमेल फील्स इरिटेबल, लिथार्जिक एंड पोलियूरिया। ये एक सिचुएशन है हाइपरनेट्रीमिया की। तो ऑन एग्जामिनेशन सोडियम लेवल इज 160 मिलीक्विवेलेंट, कैलकुलेट द फ्लूइड करेक्शन ओवर 24 आवर्स। ये भी आप करके बताइए। तो इनको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये आपसे नहीं होते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन को देखें एक बार, उसमें आपको इनका आंसर मिल जाएगा, मैं सोल्व कर। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है सोडियम इम्बैलेंस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल्सो आपकी वैल्यूएबल सजेशंस हमें दें कमेंट बॉक्स में कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, प्लस हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। एंड आपको पढ़ने का अगर कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए हमारी स्टडीज़ के अंदर पढ़ाने के लिए, तो आप वो भी हमें बताएं।